नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सियासत की गाड़ी सरपट दौड़ने लगी है। तमाम पार्टियों में उठापटक के दौर जारी हैं और नए नए समीकरण, नए नए गठबंधन हमें हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं। करीब 1.5 साल पहले 2022 का विधानसभा चुनाव याद है आपको? उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की थी, लेकिन एक ज़िला था कौशाम्बी, जहां पर बीजेपी का कमल बुरी तरह मुरझाया और अखिलेश यादव की साइकिल सरपट दौड़ी। 3 सीटें कौशाम्बी जिले की, तीनों सीटों पर सपा के विधायक जीते और केशव प्रसाद मौर्य जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता को सिराथू में हराकर पल्लवी पटेल रातों रात चर्चा में आ गई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज और पूजा पाल, ये दोनों भी मंझनपुर और चायल सीटों से जीते, यानी कौशाम्बी की तीनों सीटें बीजेपी ने गंवा दी थी। अब एक बार फिर कौशाम्बी की ये तीनों सीटें एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार चर्चा का कारण है कुछ और। चर्चा का कारण पिछली बार अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला था, इस बार चर्चा का कारण अखिलेश यादव के चेहरे पर चिंता की लकीरें लाने वाला हो सकता है। वजह यह कि पूजा पाल, इंद्रजीत सरोज और पल्लवी पटेल के समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में जाने की चर्चा है। कम से कम सोशल मीडिया पर या अलग अलग वेबसाइट्स पर हम ये चर्चा देख रहे हैं। तमाम नेताओं ने या तो इस पर चुप्पी साध रखी है या फिर इसका खंडन किया है, लेकिन खंडन तो पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत से नेताओं ने किया हुआ था, लेकिन फिर वो पाला बदलने का उनका कार्यक्रम चलता रहा। इसलिए चुनावों की इस गर्मी में बीजेपी में इन तीन दिग्गज नेताओं का समाजवादी पार्टी के शामिल होने का जो एक चर्चा है, वो एक बड़ी खबर है, जिसको लेकर अखिलेश यादव के खेमे में अच्छी खासी हलचल मच सकती है। मेरे साथ हमारे कई मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम इन खबरों की में कितनी गहराई है ये समझने की कोशिश करेंगे और फिर अगर ऐसा होता है या नहीं होता है तो सूबे की राजनीति पर उसका क्या असर होगा। मेरे साथ मौजूद हैं कुमार अभिषेक लखनऊ से। कुमार अभिषेक यूपी तक के एडिटर हैं, ब्यूरो चीफ हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और ब्रजेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। मैं अपने मेहमानों के पास आऊं उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि इंद्रजीत सरोज से पिछले 24-48 घंटे में लगातार चर्चा में थे। उनसे जब यूपी तक ने बात की कि आपके पाला बदलने की चर्चा है, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए ज़रा। हम समाजवादी पार्टी में हैं और सत्ता विहीन समाजवादी पार्टी में बहुत सोच समझ कर आए हैं। हम माननीय अखिलेश यादव जी ने टिकट देकर हमें विधायक बनाया और अंतिम समय तक समाजवादी पार्टी में रहेंगे। देखिए, ऐसा है, मैं सत्ता का सुख भोग चुका हूं। मुझे लगता है सुश्री मायावती जी ने अगर हमें पार्टी से बाहर न किया होता तो हम पार्टी छोड़ने वाले नहीं थे जो है। और मैं ही क्यों, दर्जन भर ऐसे कद्दावर नेता जिन्हें सुश्री मायावती जी ने पार्टी से निकाल दिया। अगर वो न निकालती तो वो सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी होते। इतना जो है बड़ा जो है अंक गणित हो, उसके हिसाब से आप मान लीजिए हम उतने परसेंट जो है हम मुतमईन हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि सपा में हैं और सपा में रहेंगे। तो सुना आपने इंद्रजीत सरोज सिरे से नकारते हुए अपने पाला बदलने की चर्चा को। लेकिन जैसा हम बार बार कहते हैं कि राजनीति में अगर कोई धुआं उठता है तो वो कहीं ना कहीं कोई आग तो ज़रूर होती है, इसीलिए वो धुआं उठता है। कुमार अभिषेक, सबसे पहला सवाल आपसे ही। ये 3 दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के बीजेपी में इनके जाने की खबरों में कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है? नीरज, देखिए, बीजेपी के इन नेताओं के बीजेपी में जाने की सच्चाई पर बात करें उससे पहले थोड़ा सा हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले क्यों हैं या बीजेपी इन्हें लेना क्यों चाहती है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन नेताओं की बात करें, इसमें खास करके मैं 2 नेताओं की बात करूंगा, पल्लवी पटेल की बाद में, पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज। इलाका भी वही कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जैसे इलाके हैं जहां पर इनका कह सकते हैं कि इनका प्रभुत्व है या इनका असर है। बीजेपी निश्चित तौर पर उस इलाके को बुरी तरीके से हारी, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कि ये जो बिरादरियां हैं, खास करके इंद्रजीत सरोज की जो पासी बिरादरी या फिर पूजा पाल की जो पाल बिरादरी,
इन दोनों बिरादरियों ने 2022 में समाजवादी पार्टी को जमकर वोट किया था। 37% अगर पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी लेकर के आई तो बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर आप देखें कि इस घंटी को भांपते हुए 2024 के लिए बीजेपी ने जो तैयारी की है वो वही तैयारी की है कि चाहे वो पहले देखिए उन्होंने पूर्वांचल साधा, किस तरीके से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जो कि सपा के साथ थे, दारा सिंह चौहान जो कि चौहानों के नेता हैं वो भी पूर्वांचल में, उनको एक तरीके से अलग किया, अपने साथ जोड़ लिया, तो एक बड़ा झटका पूर्वांचल में दिया। और अब दूसरे इलाके की तरफ बढ़े हैं। दूसरा इलाका वो है जहां पर कि बीजेपी को अगर जीतना है तो इन जातियों का, इन बिरादरियों का वोट, इन बिरादरियों के नेता बीजेपी को चाहिए। अब केशव प्रसाद मौर्य भी उस जगह से चुनाव हार गए, तीनों सीटें बीजेपी हार गई। लेकिन आखिर 2024 में जब चुनाव होंगे तो क्या बीजेपी फिर उसी तरीके से कमजोर हालत में जाएगी? बीजेपी का जो प्लान है वो निश्चित तौर पर यह दिखाई देता है नीरज कि हर हाल में 2024 में कैसे पार्टी एक एक सीट जीते इसकी गणना हो रही है, इसकी काउंटिंग हो रही है। और उसमें जो कमजोर कड़ी है, उसमें ऐसे लोग जो बीजेपी आना चाहते हैं, उसमें ऐसे लोगों को जिन्हें बीजेपी लेना चाहती है, सब तरीके से साम दाम दंड भेद जो आजमाए जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब रही बात कि इसमें से कौन कौन से आना चाहते हैं, तो देखिए पूजा पाल जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों से उनके बारे में चर्चाएं उड़ी हैं, ये साफ दिखा रहा है कि पूजा पाल कहीं ना कहीं बीजेपी से बहुत ही ज्यादा संपर्क में है। उनका फोन कई बार स्विच ऑफ आ रहा है। एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो लखनऊ में है, कभी उनके बारे में पता चल रहा है कि वो दिल्ली में है, नड्डा जी से मिलने पहुंची हैं, कभी ये पता चल रहा है कि नहीं वो अपने प्रयागराज में है। तो उनका लोकेशन बहुत मुश्किल हो रहा है उनसे बात करना, कई बार अनरीचेबल है। तो हम लोगों ने देखा है कि कभी भी कोई नेता जब अपना पाला बदलता है, जब दल बदलता है तो ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। दूसरी बात, जब से अतीक अहमद का मामला हुआ है उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि पूजा पाल बीजेपी में जा सकती है, क्योंकि पूजा पाल और अतीक अहमद दोनों दो ध्रुव हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के कतई नहीं हो सकते थे। और जिस तरीके से अतीक अहमद के उस कांड के बाद पाल बिरादरी में बीजेपी का और खास करके योगी आदित्यनाथ का प्रभाव बढ़ा है, उसने पूजा पाल को भी सोचने पर मजबूर किया था। बीजेपी इस वक्त ऐसी स्थिति में है जो जिसको जो चाहे दे सकती है। 2027, 2029, 2024 अगर बीजेपी चाहती है जीतना, तो उसे मालूम है कि उसे कहां किन किन लोगों को अपने साथ लेना है। तो पूजा पाल को लेकर के बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो बीजेपी की तरफ कभी भी आ सकती है। लेकिन इंद्रजीत सरोज, मैं इंद्रजीत सरोज की बात खास करके इसलिए कर रहा हूं कि इंद्रजीत सरोज ने आज यूपी तक को खास इंटरव्यू में यह कह दिया है कि वो 200% सपाई हैं और वो किसी सूरत में भाजपा नहीं आएंगे। और अगर उन्होंने मायावती तक को कह दिया है कि मायावती भी को भी सोचना चाहिए महागठबंधन में आने के लिए। तो क्या इंद्रजीत सरोज बीजेपी आएंगे? देखिए इंद्रजीत सरोज आएंगे या नहीं आएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इंद्रजीत सरोज से संपर्क करने की कोशिश की और बीजेपी ने वो कोशिश की थी। तो पूजा पाल और इंद्रजीत सरोज की तो बात आपने सुनी, लेकिन आखिर पल्लवी पटेल का नाम कैसे उठा? देखिए जिस दौर में 2 दिन पहले जब ये चर्चा बहुत तेज उड़ी कि इंद्रजीत सरोज और पूजा पाल भाजपा का दामन थाम सकते हैं, उसी दिन शाम को पल्लवी पटेल की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती है। और ये भी बात जगजाहिर है कि पल्लवी पटेल को की अगर नजदीकी है या उनकी पार्टी की तो थोड़ी बहुत योगी आदित्यनाथ से है। दिल्ली दरबार की अगर हम नजदीकी की बात करें तो वो अनुप्रिया पटेल से है। तो जब 2 नेताओं की बात उड़ी और उधर पल्लवी पटेल की जब मुलाकात हुई तो पता ये चला कि इन तीनों के बारे में खबरें आनी शुरू हो गई हैं। आज अगर हम देखें तो आज अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं और अपना दल एस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कहा कि एनडीए में तो सभी दलों का स्वागत है। जब उनसे पूछा गया क्या पल्लवी पटेल आएंगी, हमारा कुनबा 38 का है, वो 48 भी हो जाए तो हमें क्या दिक्कत। तो कहीं ना कहीं एक चर्चा और एक बात तो हुई, लेकिन पल्लवी पटेल ने भी सिरे से खारिज किया है कि गठबंधन में वो नहीं जा रही, वो अखिलेश यादव के साथ बहुत ही मजबूती के साथ खड़ी है। और अगर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है तो उसकी वजह अमंगलपुर का एक गांव है जहां पर विवाद के बाद पुलिस ने एक परिवार
दबिश दी थी और पूरा गांव फरार है। उनका कहना है कि वो उसलिए योगी आदित्यनाथ से मिलने गई थी ताकि गांव वालों को किसी तरीके का परेशानी का सामना न करना पड़े। तो मैंने आपको तीनों स्थितियां बता दी हैं, लेकिन ये स्थितियां अपनी जगह पर हैं और बीजेपी में आना और बीजेपी में नहीं आना, बीजेपी के साथ नहीं आना, ये निश्चित तौर पर इन पार्टियों के कह सकते हैं अपने स्वार्थ पर निर्भर करता है। आखिर किसे कौन क्या दे रहा है। ये अलग बात है कि आज सपा के साथ पल्लवी पटेल है, लेकिन पल्लवी पटेल की पार्टी भी भाजपा के साथ आना चाहती रही है, पहले भी आना चाहती रही है, तो क्या अब आएगी? अभी सवाल ये प्रश्न है, लेकिन फिलहाल मुझे अभी वो तुरंत जाती हुई नजर नहीं आती है। जिस तरीके से आपने इंद्रजीत सरोज की हमने चर्चा की, इंद्रजीत सरोज ने अभी डिनाई किया है, आगे क्या होगा। और एक और बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि दरअसल बीजेपी ने जातियों के हिसाब से नेता तो खड़े किए, लेकिन उन्हें अभी भी लगता है कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनका अपने 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 बिरादरी पर बड़ा प्रभुत्व है और वो वोट ट्रांसफर कराने में सक्षम है, और उसमें एक बड़ा नाम इंद्रजीत सरोज का है। उस पूरे इलाके में इंद्रजीत सरोज एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पासियों के न सिर्फ नेता है बिरादरी के, बल्कि उनमें वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। जब वो बसपा में थे तो बसपा के लिए वोट आता था, सपा में गए तो उन्होंने इस बार सपा को वोट करके दिखलाया। और यही बात बीजेपी को लग रहा है कि ऐसे दल, ऐसे छोटे संगठन, ऐसे नेता जो खुद में सक्षम है अपने बिरादरियों के नेता के तौर पर और वोट ट्रांसफर कराने में जिनकी क्षमता है, उन्हें अपने साथ लाओ। 2024 का एक और मैं आपको के लिए मैं थोड़ा बता दूं कि अगर सपा की का वोट प्रतिशत 37% है और बसपा का वोट प्रतिशत 12% है, अगर 2012 के हिसाब से 2022 के हिसाब से हम लोग देखें 11-12%, तो ये लगभग 47-48%, 49% के आसपास पहुंचता है। और कल को अगर कोई गठबंधन भी बन जाता है तो फिर ये एक बहुत ही फॉर्मिडेबल, बहुत ही मजबूत गठबंधन के तौर पर सामने आएगा। बीजेपी ने जिस तरीके से इस गठबंधन में सेंध लगानी शुरू की है, आप देखिए ओम प्रकाश राजभर जिनके पास अच्छा खासा वोट था उन्हें लेकर के चली आई, दारा सिंह चौहान उन्हें लेकर चली आई, आप देखेंगे तो प्रेमचंद बिंद, महान दल के केशव देव मौर्य, ऐसे तमाम नेताओं से बातचीत काफी एडवांस चरण में जो हमारी जानकारी है, और अगर हो सकता है आने वाले दिनों में आप इन्हें एनडीए के साथ भी देख लें। लेकिन ये जो खास करके कौशाम्बी की तीनों सीटों के ये 3 बड़े नेता हैं, ये सिर्फ एक सीट के नेता, ये अपनी बिरादरी, बीजेपी ऐसे नेताओं को निश्चित तौर पर चाहती है कि 2024 के पहले उनके साथ आ जाएं, उनको साथ दें, और बीजेपी ऐसी स्थिति में है कि वो जो मांगेंगे उन्हें मिल भी जाएगा। तो बहुत संभव है कि बहुत कुछ हो जाए, लेकिन अभी मैं पूजा पाल के अलावा बाकी दोनों के बारे में बहुत शर्तिया तौर पर नहीं कह सकता। हाँ बिल्कुल, मैं ये सवाल आपसे कुमार करना भी चाहता था कि अनुप्रिया पटेल एक ही मंच पर कैसे बैठेंगे, और कृष्णा पटेल को तो बेंगलुरु की बैठक में भी लेकर गए थे अखिलेश यादव, और बड़े जोर शोर से उनके साथ अपनी फोटोग्राफ्स भी ट्वीट की थी, तो इसलिए कोई लक्षण तो ऐसे नजर नहीं आते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी फिलहाल पल्लवी पटेल एनडीए की तरफ आती हुई नहीं दिखाई देती। इसीलिए कहते हैं ना, बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है और बीजेपी के पास बार्गेनिंग पावर भी है। अगर आप देखें तो अगर पल्लवी पटेल हैं, वो योगी आदित्यनाथ के साथ सहज है मुलाकात में, इनकी पार्टी सहज है, उनके पति का एक पुराना रिश्ता भी रहा है बीजेपी और संघ परिवार से, तो उस लिहाज से भी सहज है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ वो जुड़ी हुई है, जिस तरीके से चाहे पल्लवी पटेल की पार्टी में उनकी माँ हो, उनके पति हो, ये सब बेंगलुरु में बैठक तक गए थे, इसलिए मैं बहुत नहीं कह सकता कि ये पार्टी एनडीए में शामिल हो जाएगी। ये हो सकता है कि किसी भी तरीके से ये बात फिलहाल उड़ाई गई हो, लेकिन मेरा भी मानना है कि अपना दल जो कमेरावादी है ये फिलहाल एनडीए में नहीं जा रहा, लेकिन इंडिविजुअल नेताओं और बिरादरियों की बात करें तो उसमें नीरज कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो कुमार, मैं अपने बाकी मेहमानों से भी अब एक सवाल ले। हेमंत जी, जैसे कुमार अभिषेक ने कहा कि बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है और ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे लोगों को, इतने सारे बाहरी लोगों को, दल बदलुओं को बीजेपी ले लेगी तो आखिर दे क्या देगी उन्हें? सबको तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़वा लेंगी, सबको तो मंत्री नहीं बना दिया जाएगा यूपी सरकार में, तो आखिर बीजेपी की तरफ ऐसे क्यों खिंचे चले आ रहे हैं सब लोग कि सबको कुछ ना कुछ लालच दिख रहा है? देखिए, कुमार अभिषेक ने दोनों हाथों में लड्डू की बात कही, सही भी है और थोड़ा सा
समझ में भी कम आता है। कारण यह है कि दोनों हाथों में लड्डू, जब आप पावर होते हैं, दोनों जगह पावर होते हैं, तो आपके दोनों हाथों में लड्डू, आपके पूरे झोले में लड्डू, आपके पूरे जो कुछ आप रख सकते हैं, संचित कर सकते हैं, सब लड्डू लड्डू है। लेकिन इस लड्डू के पीछे एक बड़ी चिंता भी है। मैं जहां तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस वक्त है, इसमें कोई शक नहीं कि आज की तिथि में देश में जो भी स्थिति हो, बने या बिगड़े, उत्तर प्रदेश में, जैसा बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कमाऊ पूत है। मतलब अगर बाकी बच्चे नहीं कमाते हैं या कम कमाते हैं या हार जाते हैं, तो उसकी भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी को पता है, इसलिए और भी उसको चिंता है कि कहीं से कोई कील काटे, कमजोर न रहे। ये जो जोड़ तोड़, धर पकड़, बुलावा और शामिल कराने की चीजें चल रही हैं, ये जितनी कवायद है, इसके पीछे वही सोच है कि कहीं से कोई कमी न रह जाए। दावा करने को भले कहें कि हम 80 जीत रहे हैं, 72-73 जीत रहे हैं, लेकिन कई कमजोर कड़ियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को खुद पता है। कई जिले ऐसे हैं जहां बोहनी तक नहीं हुई पार्टी 2022 का असेंबली इलेक्शन। अब कहां से क्या करोगे, इसीलिए सब किया जा रहा है। अब पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर कई जगहों पे, कई पॉकेट्स में थोड़ा थोड़ा मैटर करते हैं। अगर कई पॉकेट्स में थोड़ा थोड़ा मैटर करते हैं, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ये कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है। तो कई संसदीय क्षेत्रों तक ये उसका असर जाता है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर को तो मैं साल भर से कह रहा हूं कि 2022 के असेंबली इलेक्शन के तुरंत बाद से ही ओम प्रकाश राजभर भी इच्छुक थे और भारतीय जनता पार्टी भी मन बना रही थी उनको लेकर। कौशाम्बी वाली कहानी भी बड़ी चर्चा में है, लेकिन यही तो है कि राजनीति में कौन क्या बोले और क्या करे, इसका कोई भरोसा नहीं होता। अभी पल्लवी पटेल वाली बात तो मुझे थोड़ी सी, आप पूजा पाल देखिए, पूजा पाल को क्या मिला, पूजा पाल को क्या मिला, अपोजिशन में रहकर के क्या मिला, एक वो बात है। और भारतीय जनता पार्टी जो सही कहा, हमारे से की एक बात तो बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त देने के लिए सब कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि आप देने की से ज्यादा कल को बचाने में है। अभी जयंत चौधरी की बात हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, आपके इस प्लेटफॉर्म पे ही कई बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी निगाह जयंत चौधरी पर है। बड़े स्तर से बातचीत चल रही है, अभी भी कोशिशें जारी है। क्या इक्वेशन बनेगा, क्या बिगड़ेगा, इस पर काम चल रहा है। ये जो अभी 1 हफ्ते 10 दिन से उत्तर प्रदेश के तमाम नेता दिल्ली गए हैं, अमित शाह और लोगों से मिले हैं, नड्डा से, उसके पीछे भी वही कहानी चल रही है कि अगर इस क्षेत्र में इनको लेते हैं तो क्या असर पड़ेगा। अब इधर आते हैं कौशाम्बी पर। समूचा कौशाम्बी लेने की जो सोच है, क्योंकि 3 के 3 असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी हारी है अभी 1.25 साल पहले, इसलिए वहां के लीडर्स पर तो इनका फोकस खास होगा। हालांकि कुछ विसंगतियां भी दिखती हैं, जैसे पल्लवी पटेल के आने पर क्या अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल सहज होंगे, कहने को भले कुछ कह दो, लेकिन दोनों के बीच में काफी लड़ाई लंबी चली। हालांकि अपना दल से जब पहला समझौता हुआ, जब एनडीए का घटक अपना दल बना, तब उस वक्त पार्टी की प्रमुख कृष्णा पटेल जी 2014, यानी इनकी मां तब उन्हीं की चलती थी। लेकिन 2 सीट जीतने के बाद, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर की सीटें जीतने के बाद अनुप्रिया पटेल अलग हो गई, किनारे हो गई और माँ बेटी में काफी झगड़ा हुआ। ये अलग बात है कि मां के लिए प्रतापगढ़ की सीट छोड़ दी थी विधानसभा वाली अनुप्रिया पटेल ने, यानी अपना दल एस ने। लेकिन थोड़ा असहज लगता है, लेकिन राजनीति में असहज और सहज इसका कोई मैटर नहीं करता, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई फैसला ऊपर से हो जाता है, और उस फैसले पर सवाल नीचे उठता नहीं है।
एक अच्छाई फिलहाल ये जो नए मिजाज की भारतीय जनता पार्टी है उसमें देखी गई है। फिर नीचे कोई प्रश्न नहीं उठता है कि ये फैसला क्यों लिया गया है। अभी आप देख लीजिए, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जिनकी सीट पर योगी आदित्यनाथ 2022 में विधायक बने थे गोरखपुर सदर से, और वो अकेले अकेले पड़ गए थे, उनको राज्यसभा ले जाया गया, फिर उनको एक राज्य का प्रभारी बनाया गया सांगठनिक, फिर अभी उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जो फैसला हो गया वो फैसला हो गया। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि 2024 के दृष्टिगत जो भी निर्णय पार्टी का हाईकमान लेगा, और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में क्या हो, जो इस तरह की चर्चाएं चल रही, बातें चल रही, जो निगोशिएशन हो रहे हैं, वो सीधे ऊपर से हो रहे हैं, यानी केंद्रीय हाईकमान से हो रहे हैं, टॉप लीडर्स से समझ रहे हैं कैसे क्या होगा, क्या शर्तें होगी, कैसे जी जी जी। इसलिए नीचे कुछ खास बोलने का प्रश्न नहीं होता। तो मुझे लगता है कि कुछ भी संभव, हालांकि इंद्रजीत सरोज की बात जहां तक है, एक बात, चाहे इंद्रजीत सरोज हो, चाहे पूजा पाल हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, चाहे केशव देव मौर्य हो, जो महान दल के हैं, या कोई भी हो, उत्तर प्रदेश की एक हकीकत है जानिए, सारे नेताओं को पता है कि दूसरे राज्यों में कोई जीते कोई हारे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी काफी मजबूत है। यानी पार्लियामेंट के इलेक्शन में उसके बड़े चांसेस, सबसे अधिक चांसेस उसी के हैं, उसके मुकाबले और दूसरे दलों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। असेंबली में उनको पता है कि 2027 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चलने वाली है। तो जो थोड़ा कमजोर, कई दृष्टि से थोड़ा सा इस विषय में कमजोर लीडरान हैं अपोजिशन के, उनको अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा बेहतर लगता है, कम से कम सोच करके कि सत्ता के साथ तो रहेंगे। समाजवादी जी पार्टी जी 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 जी, ये परिस्थितियां, इस परिस्थितियों में निरंतर कुछ भी हो सकता है। ये अटकलें हैं, अटकलें सही भी हो सकती हैं, मैं जी, इसको खारिज बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं जो बात तमाम नेताओं को ये लगता है कि अभी बीजेपी मजबूत स्थिति में है और बीजेपी नाम की इस गाड़ी में बैठ जाएंगे तो उनका सफ़र अगले कुछ महीनों, अगले कुछ सालों तक तो सुरक्षित रहने वाला है, यही बात है? या फिर बीजेपी को तो पिछले चुनावों में गैर यादव पिछड़ों ने अच्छी खासी तादाद में वोट दिए, दलित भी मायावती से टूटा तो बहुत बड़ी तादाद में बीजेपी की तरफ गया, तो फिर बीजेपी के अंदर ये भी कोई बेचैनी भी देखते हैं क्या आपकी? फिर ये क्यों बेचैनी है कि लगातार पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलित नेताओं को पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से बीजेपी अपनी तरफ करने में लगी हुई है? देखिए, इसकी दो धाराएं हैं। एक तो वो लोग हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं और सोचते हैं कि शायद टिकट मिल जाए। दूसरा ये है कि बीजेपी ने एक एक सीट पर, 80 सीटों में एक एक सीट पर इन्होंने पूरी लंबी बैठकें की हैं और ये विचार किया है जहां पर क्या फेस बन, और उस हिसाब से अपनी गोटे वो कर रहे हैं कि कैसे किसी सीट को जीता जा सकता है और कौन सी खतरनाक सीटें, उन पर काफी गहन वो हुआ है। हो क्या रहा है कि आप देखिएगा, जब टिकट बढ़ जाएगी तो आपको लगेगा लगभग 30 से 35 सांसद इस बार, लोकसभा के सदस्य इस बार टिकट से वंचित हो जाएंगे, और इस हिसाब से एक एक सीट पर पूरा काम हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप मेरठ से चलिए, मेरठ है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद में परिवर्तन की बात हो रही है, और ये बरेली है, पीलीभीत है, यहाँ सब बदले जाएंगे। यही स्थिति इस बार कौशाम्बी की, कौशाम्बी में भी बदलाव होगा और इलाहाबाद में भी बदलाव होगा टिकट पे। अब कौशाम्बी में कौन आएगा, इसको लेकर विचार चल रहा है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो वर्तमान सांसद है उनके बारे में जो आकलन है वो आकलन सही नहीं है। मुझे लगता है कि साहब कठिन रास्ता होगा, तो हो सकता है वो टिकट पा जाए, ऐसा मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन वो सोच रहे हैं कि और कौन हो सकता है, तो वो सारे नाम छाटे गए हैं। और आप देखिए कि राजभर आए यहाँ पर, अब उनका, क्योंकि गाजी कुछ जिले ऐसे थे जहाँ 22 में बीजेपी का खाता नहीं खुला, कौशाम्बी था, गाजीपुर था, आजमगढ़ था, तो उन जिलों पर विशेष काम हो रहा है। कौशाम्बी में ये सोच रहे हैं कि यदि कोई दलित नेता आ जाए
मजबूत इंजे सरोज जैसा, तो नैया आसानी से पार हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। एक एक उस पर काम हो रहा है, तो ये लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पल्लवी पटेल आएंगी बीजेपी में। कारण क्या है कि पारिवारिक द्वंद्व, जो उनके पुराने अनुप्रिया पटेल हैं वो लंबे समय से जुड़ी रही हैं, तो लाख कोई कहे कि नहीं साहब बिल्कुल आ जाए, क्या स्वागत है, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। अनुप्रिया पटेल ही नहीं मानेंगी और उनको नाराज करके किसी को नहीं लाया जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि अभी बहुत बड़ा कुछ अब आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे। आप देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बैकवर्ड थे, बैकवर्ड लीडरशिप है, यदि आप उसके आंकड़े उठा के देखें 2022 के, तो 2022 में यदि बैकवर्ड मतदाता एकजुट न होता तो वहां बीजेपी हार गई थी बुरी तरह से। और ये आकलन आ रहा था कि साहब यहाँ पर मुस्लिम, जाट और नाराज लोग, लेकिन जब मैं दौरा कर रहा था तो मैंने देखा कि साहब अति पिछड़े, अति दलित पूरी तरह से उसके साथ थे बीजेपी के, और बीजेपी को आशा से अधिक सफलता वहां पर मिली। तो ये, लेकिन अब ये चिंता तो है बीजेपी पर कि क्या वो लोकसभा चुनाव में एकजुट रह पाएगा। इसीलिए आप देखिए कि कई नेताओं को पश्चिम उत्तर प्रदेश में लाया गया है, वो भी सारे पिछड़े। और पूरे आप ये देखेंगे आने वाले दिनों में, एक महीने में आपको स्पष्ट हो जाएगा, अति पिछड़े, अति दलित और कुछ अन्य वर्गों के जो मजबूत नेता हैं उनको बीजेपी जोड़ने में लगी हुई है। कुछ दलों को, छोटे छोटे दलों से समझौता किया जा रहा है, उसके प्रयास हो रहे हैं, उसकी मीटिंगें हो रही हैं। तो दो चीजें जरूर हैं, एक तो कुछ नेता आना चाहते हैं, उनकी अर्जी लगी हुई है, यहां से लेकर दिल्ली तक दौड़ना है। मैं ऐसे नेताओं को जानता हूं जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उसका ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि उसका आकलन कर रही है कि इनका क्या ताकत है इनकी। और कुछ को बीजेपी ने जो छांटा है, कुछ चेहरे छांटे हैं कि साहब इनको लाने से फायदा होगा, उनके लिए बीजेपी अपनी तरह से प्रयास कर रही है। उसमें इनकी सरोज भी हैं, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत पर भी चर्चा हो रही है। एक ये हो रहा है कि यदि वो आ जाए तो सारा एक तरफा हो जाएगा। तो ये प्रयास चल रहे हैं। अब कितनी जगह सफलता मिलेगी, कितने, ये समय के अर्थ में है, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है सीट वाइज, हर सीट पे अलग अलग वो हो रहा है। अब जैसे मैं आपको पीलीभीत का बताऊं, लोग भले कुछ कहते हो, लेकिन पीलीभीत वरुण गांधी टिकट नहीं पाएंगे, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जा पाएंगे। उनकी मां सुल्तानपुर में टिकट नहीं पाएंगी, तो वहां पर प्रत्याशी, वहां का प्रत्याशी खैर पहले से ही तय है सुल्तानपुर के लिए। तो इस तरह एक एक सीट पर उन चेहरों को तलाशा जा रहा है। 3-3 नाम छांटे गए हैं, और उसमें भी आकलन हो रहा है कि कौन ज्यादा प्रभावी होगा और कौन ज्यादा बेहतर लड़ सकता है और कौन सीट निकाल सकता है। जी हेमंत सर, मैं आपके पास आऊँ सवाल लेकर के। सवाल उपजे हैं उन पर जवाब लूंगा, राय लूंगा आपसे। उससे पहले चूंकि हम लोग यूट्यूब पर लाइव हैं, हमने अपने दर्शकों से एक सीधा सवाल पूछा है कि क्या पल्लवी पटेल सपा का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगी। जवाब इसका हाँ या ना में देना है, जिसका नतीजा इस पोल का अंत में नीरज जी कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। मैं कुछ दर्शकों के कमेंट भी पढ़ना चाहूंगा। एक हैंडल है नंदिनी घूमरे, इन्होंने लिखा है कि यदि गई तो उसकी हार जनता ही करेगी, क्योंकि जनता अब निर्णय लिया है कि पाला बदलने वालों को गिराएंगे। ये पल्लवी पटेल के संदर्भ में कहना चाह रही जो भी हैंडल है कि पल्लवी पटेल हार जाएंगे अगर वो सपा का साथ छोड़ती हैं। तो तब कुंदन सिंह है, वो इसको सपा की जीत को इस्लाम की जीत से जोड़ रहे हैं। सोनू है, वो लिख रहे हैं कि 2024 में बीजेपी का अंत होना है। तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं। हमारे अपील है दर्शकों से कि वो कमेंट में सवाल भी पूछें, तो ताकि हम अपने एक्सपर्ट से उन पर राय ले सकें। हेमंत सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम लोग इस चर्चा को पर बात कर रहे हैं आपस में, तो अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट का हैशटैग है कि पीडीए हराएगा एनडीए को, और वो पूछ रहे हैं एक न्यूज एजेंसी को टैग करके, उस न्यूज एजेंसी को जिस पर आज योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू आया है पॉडकास्ट की शक्ल में, उसको टैग करके पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया क्यों। जवाब दीजिए, पीडीए हराएगा एनडीए को। मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है सर कि
क्या ये बीजेपी की चिंता है दलित वोटों को ही खिसकने की, गैर यादव ओबीसी वोटों को खिसकने की? क्योंकि अभी तक बीजेपी इस बात को लेकर अश्योर रहा करती थी उत्तर प्रदेश में कि गैर यादव ओबीसी यादव को नहीं मिलेंगे, लेकिन 2022 के चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि अखिलेश यादव गैर यादव वोट में भी काफी हद तक सेंधमारी करने में सफल रहे हैं। और उनके इंद्रजीत सरोज जैसे नेता हैं, अब उनके साथ चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी जुड़े हैं आजाद समाज पार्टी के, जो उनको अंबेडकरवादी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से जो दलित वोट जुटता है उसके लिए भी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी की चिंता है कि ये वोट बैंक खिसक जाएगा, इसलिए बीजेपी पहले ही से एक स्टेप आगे मूड में है और तोड़ने की कोशिश कर रही है अखिलेश के नेताओं को? समग्र वोट बैंक एकदम से खिसकता नहीं है, नंबर एक। और समग्र वोट बैंक एक साथ बहुत दिन तक कहीं रहता भी नहीं, ये दोनों सच है। और चाहे कितना जातिवाद हो, वैसे जातिवाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में राजनीति की बहुत बड़ी सच्चाई है, उसके बावजूद मेरा मानना है, जो मैंने खुद महसूस किया है, कि ये जो जातियां जो खांचों में बटी हुई हैं, इनको ये भी कभी कभी देखती हैं कि कैसी सरकार चल रही है, क्या उनको मिल रहा है, थाने ठीक चल रहे हैं, गुंडाई है कि नहीं है, तहसीलों में करप्शन है कि नहीं है। तो कुछ प्रतिशत वोट तो सुनिश्चित रूप से इस बात पर डाइवर्ट होता रहा है, जो सरकार के कामकाज का आकलन जैसा किया उसने, जो पाया उस हिसाब से। तो एकदम से मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि 2014 के पहले ओबीसी वोट बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं देता था भारतीय जनता पार्टी को। 2014 में जब नरेंद्र मोदी का चेहरा है और ये बात आई कि एक ओबीसी का चेहरा है नरेंद्र मोदी, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। ये जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट पर भारतीय जनता पार्टी आज से काम थोड़ी कर रही है। शेड्यूल्ड कास्ट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 20-22 वर्षों से पर लगातार काम कर रहा है। और जब आप पावर में होते हैं, कुछ करने लायक होते हैं, तब वह चीज फलित होता है। ये जो मकान, शहरी गरीब आवास योजना, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सिलेंडर, इन सब का थोड़ा सा असर पड़ा। मैंने तो बहुत से ऐसे दलितों से अलग अलग जिलों में बात की, छोटे परिवारों से बात की, तो उनको लगा। तो उनके आने की एक वजह है, और उनके जाने की भी वजह हो सकती है, जब देखते हैं कि जो उम्मीद हो सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल और ब्लॉक और थाने और तहसील से लगाए होते हैं, वहां उनको अच्छा डिलीवर नहीं होता, तो बदल ही सकते हैं। ऐसा कोई खास हुआ नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, इतने बड़े नेता भी नहीं है कि जो पूरे समाज को प्रभावित कर ले। उत्तर प्रदेश में ऐसे नेताओं की बड़ी कमी है, किसी भी पार्टी में आप देख लीजिए। इंद्रजीत सरोज का जिक्र आपने किया, इंद्रजीत सरोज की पासी बिरादरी में अच्छी खासी पकड़ है। हालांकि आप देखिएगा कि विनोद सोनकर खुद कौशाम्बी से सांसद हैं, विनोद सोनकर कौशाम्बी सांसद हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बार उनको नहीं लिया गया। चर्चा ये भी है कि उनको हो सकता है मंत्री बना दिया जाए, हालांकि लगता नहीं है। चर्चा उनके समर्थक इस बात का जिक्र कर रहे हैं, उनको केंद्रीय टीम में नहीं लिया गया तो उनको बनाया। तो एक ऑलरेडी पासी बिरादरी का बड़ा नेता वहां है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इंद्रजीत सरोज का पैन यूपी एक स्टेचर रहा है बहुजन समाज पार्टी में काम करते हुए। तो भारतीय जनता पार्टी, एक बात जान लीजिएगा, दलितों में जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, भाजपा ने शुरू से ही उसको बोनस वोट समझा। 2014 में हम, ब्रजेश जी को याद होगा, मैंने इनसे इस बात को जिक्र भी किया था, ये भी गए थे शाहजहांपुर, मैं भी गया था, रिजर्व सीट होती है शाहजहांपुर की, और वहां हमने देखा कि वहां बहुत से दलितों का एक अच्छा खासा वर्ग जो है वो बीएसपी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उसने वोट करना शुरू किया। तो वही बुनियाद 2014 से कम चुनावी राजनीति में ये बुनियाद एक तरीके से पड़ गई थी। तो अब ये डर तो किसी भी पार्टी को हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा डर है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की एक चिंता जरूर है, जो मुझे लगती है कि 2024 के परिप्रेक्ष्य में, और उसके हिसाब से आप देखिएगा
कुछ जो फेरबदल भी होगा किसी स्तर पर वो देखा जाएगा। ओबीसी का बहुत बम्पर मुझे लगता है कि अगर सबसे बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को रहा है इधर हाल के 9 वर्षों में, यानी 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन और 17 और 22 के असेंबली इलेक्शन, वो ओबीसी का रहा है। इतनी जो थम्पिंग मेजोरिटी मिली है, इतनी लंबी लंबी सीटें मिली, उसमें ओबीसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि अखिलेश यादव ने भी 2022 से उसी वर्ग पर काफी फोकस करना शुरू किया और इस तरह की स्थितियां बनाई कि जो आपका प्रश्न था कि गैर यादव ओबीसी का भी वोट उनको ठीक ठाक से मिला है। यह चिंता भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की जो भी व्यूहरचना आगे की होगी, सामने 10 महीने 2 महीने 3 महीने देखने को मिलेगी, उसमें मुझे लगता है कि ओबीसी को तवज्जो मिलेगी। और ये भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, कि जो मौजूदा अभी अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, भूपेन्द्र चौधरी, इनको असमय हटाया भी जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, जैसी अंदर खाने की खबर है कि बड़ी खबर है जयंत चौधरी ने प्रथम दृष्टया बातचीत में शायद जो कुछ किसी जरिए से हुई होगी उसमें कह दिया को भूपेन्द्र चौधरी को अध्यक्ष नहीं देखना चाहेंगे। एक बात भारतीय जनता पार्टी बड़े टॉप लीडर इस बात को लेकर पसोपेश में है। दूसरा एक अवसर मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि फिर वो किसी ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर लाए। तो इस तरह की पेचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता इस वक्त जो है वो ओबीसी वोट्स को इंटैक्ट रखने की है। कारण मैंने बता दिया कि जो 4 इलेक्शन हुए उसमें ओबीसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और जो बदलाव होंगे या मंत्रिमंडल में अगर विस्तार उत्तर प्रदेश में होता है, अब देखिएगा इसमें ओबीसी को तवज्जो मिलेगी। दलित वोटों के लिए बहुत ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, क्योंकि कोई ऐसे बड़े दलित नेता को अपने पाले में लाने, या दलित नेता कितने बड़े बचे हुए हैं जो पूरे समाज पर प्रभावी होते हों। बहुजन समाज पार्टी में मायावती के बाद कोई दूसरा दलित नेता नाम अगर आपको याद हो बता दीजिए। या ब्रजेश जी के अब तो कोई इस तरह का रह भी नहीं गया है जो दलितों पर सीधा असर डाले। उनसे ज्यादा बड़े नेता तो भारतीय जनता पार्टी में दलित वर्ग से आते हैं। बाकी सोनकर और ये क्या कहते हैं, अभी क्या नाम इनका, इंद्रजीत सोनकर हुए, पासी हुए, ये अच्छी खासी संख्या में बड़े बड़े ना, विद्यासागर सोनकर इनके अच्छे खासे नेता हैं और पासी समाज के बड़े नेता इनके साथ हैं। तो फोकस इनका मुझे लगता है कि ओबीसी वोट इंटैक्ट रहे, इसलिए ओबीसी को और तवज्जो दी जाए, इस पर ज्यादा रहे भारतीय जनता पार्टी। हाँ, मतलब अपनी ताकत को और मजबूत करना चाह रहे हैं। ब्रजेश सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं कुछ और चाहूंगा। SBS यादव लिख रहे हैं कि कांग्रेस प्लस एसपी प्लस आरएलडी विल विन द यूपी 2024। जाहिर तौर पर वो उस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं जो अभी तक विपक्ष उत्तर प्रदेश में बना रहा है। इसी तरीके से तमाम दर्शक अनुराग तिवारी लिख रहे हैं कि पल्लवी और अनुप्रिया एक साथ कैसे रह पाएंगे। इसके बारे में हमारे मेहमानों ने भी ये बात कही कि ये चर्चा है कि पल्लवी पटेल जाएंगी, लेकिन फिर अनुप्रिया पटेल के साथ वो कैसे रह पाएंगी, इसमें डाउट है। अशोक सिंह यादव लिख रहे हैं कि 2022 में हरिओम यादव बीजेपी से लड़े लेकिन हार गए, वाजिब बात। इसी तरीके से एक वरुण शाह है, वो तो एक अलग सवाल पूछ रहे हैं कि इज केपी मौर्य गोइंग टू बी बीजेपी चीफ आफ्टर 2024। चूंकि अभी हम लोगों ने पल्लवी पटेल का जिक्र किया, केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने हराया था, बाद में हालांकि वो डिप्टी सीएम बने, तो वो केपी मौर्य के बारे में पूछ रहे हैं क्या 2024 में बीजेपी के चीफ बनेंगे। संभवतः वो प्रदेश के चीफ के बारे में सवाल पूछ रहे होंगे। तमाम दर्शक इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, जिसमें कोई दावा कर रहा है कि 2024 में बीजेपी 70+ रहेगी यूपी में, कोई अखिलेश यादव को जिता रहा है। जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो बात हेमंत जी कह रहे थे कि कोई एक आज ऐसा नाम नहीं है जो ये क्लेम करे कि वो अपनी जाति का सर्वस्व वोट लेके चला आएगा, भले तोड़फोड़ बीजेपी मचाए चाहे सपा मचाए। सवाल यहीं पर आ जाता है कि बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो आजकल हम लोग कह रहे हैं कि मोदी नहीं तो कौन, लोग मीडिया में इस तरह का बीजेपी प्रचार करते हैं कि मोदी के सामने कौन,
जब बीजेपी इस तरह के प्रयास करती है कि उन तमाम छोट भैया नेताओं को, छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ ला रही है, तो क्या वो अपने इस स्ट्रेंथ को कमजोर नहीं कर रही होती है एक तरह से? क्योंकि CSDS के सर्वे में अक्सर ऐसा सामने आता है कि करीब 20% फ्लोटिंग वोट होता है, जो अंत समय में तय करता है कि उसे किसकी तरफ झुकना है। जब ब्रांड मोदी इतना मजबूत है देश भर में और खास करके उत्तर प्रदेश में, तो फिर ऐसे छुटभैया नेताओं की जरूरत बीजेपी को आखिर पड़ क्यों रही है? और ऐसा ज्वाइनिंग करा के बीजेपी का ये संदेश तो उलट नहीं दे रही है कि भाई मोदी नाम के सहारे अकेले जीत नहीं सकते हैं, तो चलो ओम प्रकाश राजभर की भी हमें जरूरत है। तो ये तो एक तरह से कमजोर करने वाली बात होगी ना ब्रांड मोदी को। केवल ऐसा नहीं है कि केवल मोदी खड़े हो जाएं और चुनाव का बिल्कुल निर्णय हो जाए। ये सामाजिक समीकरण हर पार्टी बनाती है। यदि आप मजबूत हैं तब भी सामाजिक समीकरण पार्टी बनाती है। तो मोदी हैं और मोदी नाम बड़ा है। यदि आप चुनाव में दौरा करेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, तो लोग कहेंगे कि मोदी को नहीं देंगे वोट, या तो कहेंगे मोदी को वोट देंगे। तो मोदी का कोई ये नहीं है कि मोदी कमजोर हैं, मोदी मजबूत हैं, मोदी के नाम पर वोट पड़ता है। लेकिन चुनाव में जो सामाजिक समीकरण होते हैं वो बहुत असर करते हैं कि आपकी किसी समाज का कौन नेता कितना प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और हर चुनाव में इसको देखा जाता है। तो ये कह देना कि साहब क्यों जोड़ रहे हैं, ये मजबूरी है। चुनाव इस तरह से नहीं लड़े जा सकते कि साहब एक नाम ही सब कुछ निर्णय कर दे। एक नाम मजबूत तो है, उसके नाम वोट तो मिलते हैं, लेकिन उसमें सामाजिक समीकरण एक ऐसा मुद्दा है जिसको हर पार्टी बहुत मजबूती से रखना चाहती है और उसको लोगों को बताना चाहती है। आपको याद होगा कि 2019 के पहले जो 7 मंत्री बनाए गए थे उसमें 6 दलित और पिछड़े थे, और बाकायदे उत्तर प्रदेश में उनको दौरा कराया गया, बताया गया कि सामाजिक न्याय कितने पक्षधर हैं नरेंद्र मोदी, और वो पिछड़ों और दलितों के साथ हैं। तो ये संदेश के बिना आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये संदेश जाना जरूरी होता है। अब जहां तक उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरण की बात है, चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, मैंने देखा है कि जो अति पिछड़ा वोट है वो नहीं खिसका है बीजेपी का। अब आगे क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल जो आज की मैं स्थिति बताऊं, अभी भी वो बाकायदे नरेंद्र मोदी के नाम पर मजबूती से खड़ा है। लेकिन पार्टी जो है ये चाहती है कि सब आपके केवल नेता ही मजबूत नहीं, जो प्रत्याशी वो भी मजबूत होना चाहिए, उसका सामाजिक समीकरण भी मजबूत होना चाहिए। इसके बिना आप चुनाव कैसे जीत सकते हैं? इसके बिना ये नहीं होगी कि साहब एक मुद्दा है कि मोदी है तो सब कुछ है, ठीक है, मोदी है तो मजबूती है, लेकिन चुनाव जो है उसके एक अलग लड़ने के तरीके हैं। हर समाज को ये महसूस होना चाहिए कि साहब उसका प्रतिनिधित्व है, उसकी पार्टी में उसको इज्जत है, उसकी पार्टी में उसका सम्मान है, उसकी पार्टी में उसे प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये सारी बातें पार्टी संदेश भेजा करती हैं, और मुझे लगता है बीजेपी को इसमें महारत हासिल है, वो इस तरह के संदेश भेजा करती है। चाहे आप देखिए, चाहे पार्टी पदाधिकारी बनाने का मसला हो या प्रत्याशी चयन का मसला हो, इसमें ये बहुत ध्यान रखते हैं। और आने वाले चुनाव में भी देखिएगा, ये जो हर लोकसभा सीट पे जो मंथन हो रहा है उसका मुख्य में तो सामाजिक समीकरण ही है। किस वर्ग के प्रत्याशी, किस जाति प्रत्याशी को कहां पर वो करना है, और ये आपकी चुनावी मजबूरी है, इससे आप निकल नहीं सकते हैं, ये आपको करना पड़ेगा, ये स्थिति है जी। कुमार अभिषेक जी, ये बड़ी मतलब ये सवाल लेता हूँ आपके, जब आप फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जब हम लोग इस डिबेट को कर रहे हैं तो अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है कि उसका हैशटैग है कि पीडीए ही हराएगा एनडीए को। आज उन्होंने, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ का एएनआई पर पॉडकास्ट आया, उस तरीके से उन्होंने भी एक निजी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसमें भी वो पीडीए बनाम एनडीए की बात कर रहे हैं। हालांकि ये चर्चा दिगर हो जाएगी कि वो इंडिया की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, पीडीए की बात क्यों कर रहे हैं। अभी जो अखिलेश यादव का ट्वीट है वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया।
बेसिकली अखिलेश यादव पूरी कवायद जो 2022 के चुनाव से पहले और आज तक जो वो करते नजर आ रहे हैं, जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, और 2022 का नतीजा बताता है कि उस प्रयास में वो कुछ हद तक सफल भी रहे। 37% वोट शेयर, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि उनका हुआ। मेरा सवाल यही है कि क्या बीजेपी को इस बात की चिंता है कि अखिलेश का ये पीडीए जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, और चूंकि 2022 में उसके साथ गैर यादव ओबीसी वोट भी जुड़े हैं, दलित वोट भी जुड़े हैं, जो कि ये भी संकेत कर सकते हैं कि 2024 तक ये जुड़ने की कवायद और इंटैक्ट हो सकती है, क्योंकि जयंत चौधरी उनके साथ खड़े हैं, चंद्रशेखर आजाद उनके साथ खड़े हैं, पल्लवी पटेल जैसे सर्टिफाइड नेता हैं जो हरा चुकी हैं केशव प्रसाद मौर्य का। तो बीजेपी इस जो उनका कारवां आगे बढ़ रहा है उसको हाल्ट करने के लिए ये तोड़फोड़ मचाने के प्रयास में है, ताकि कम से कम पिछड़े और दलित वोटों को लेकर जो अखिलेश यादव एक्टिव हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का रोज नया बयान आ रहा है, तो वो इस बात पर भी उतारू है कि मंदिर नहीं वो बौद्ध विहार था, और अखिलेश इस पर भी कुछ नहीं कह रहा है। तो क्या बीजेपी की ये चिंता है कि उनका पिछड़ा और दलित वोट खिसक सकता है, इसलिए वो विपक्ष के ऐसे चेहरों को भी अपने ओर करना चाहते हैं जो हो सकता है कि 2024 की लड़ाई में मोदी के चेहरे के सामने न टिक पाए? ये सवाल मुझसे है आपका, अमीश? जी कुमार जी, आप ही से। जी देखिए, मैंने वो ट्वीट देखा नहीं है, हालांकि डिस्कशन के दौरान अगर उन्होंने दोबारा से पीडीए का नाम लिया और पीडीए का ट्वीट किया है तो ये बिल्कुल नई बात है, और नई बात के साथ साथ थोड़ी अचरज और हैरत वाली बात है, क्योंकि हम लोगों ने ही रिपोर्ट किया था कि पीडीए से पिंड छूटा। जब पीडीए बना था और पीडीए को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी, तो अचानक जब इंडिया नाम आया, INDIA, तो पार्टी के कई लोगों ने बड़ी राहत महसूस की थी कि चलो पीडीए से तो कम से कम राहत इस माने मिली कि पीडीए एक वर्ग कुछ विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, और समाजवादी पार्टी ने कभी एक वर्ग विशेष तक अपने को सीमित नहीं किया है। इसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान के अलावा और किसी की जगह नहीं थी, यानी कि अगड़े, सवर्ण, ठाकुर, ब्राह्मण ऐसे लोग। तो एक वर्ग था सपा का जो कि राहत महसूस कर रहा था कि इंडिया ही होगा, अब इंडिया बोलेंगे। और जब से इंडिया नाम रखा गया है, मुझे लगता है आज पहली बार है जब अगर अखिलेश यादव ने ऐसा ट्वीट किया है तो उन्होंने आज पहली बार पीडीए बोला। तो ये क्या डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, कौन सा समीकरण बदल रहा है, ये तो हम लोगों को थोड़ा देखना और समझना पड़ेगा कि क्या सचमुच इंडिया को लेकर के कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं कि इसका कोई असर नहीं हो रहा हो, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से अखिलेश यादव दोबारा से अपने पिच पर लौट रहे हैं। लेकिन आपने जो बात की ओबीसी नेताओं की और अखिलेश यादव के ओबीसी कार्ड की, तो ये बिल्कुल सच है कि 37% अगर अखिलेश यादव को जो वोट मिले हैं 2022 में, इसमें ओबीसी का बहुत बड़ा रोल रहा है। बीजेपी ने जो अपना गठबंधन बनाया था उसके मुकाबले में अखिलेश यादव ने जो अपना गठबंधन बनाया, छोटे छोटे दलों को, जातियों को जोड़ा था, और उसी का प्रतिरूप है जब हम ये डिस्कस कर पास से वापस आ रही है क्या, इंद्रजीत सरोज को बीजेपी वापस ला रही है क्या, तोड़कर ला रही है क्या। इसकी वजह यह है कि ये ऐसे दल जो इंडिविजुअल नेता रहे, जो अपनी अपनी जातियों, बिरादरी में जिनका प्रभुत्व रहा, ऐसे लोगों को अखिलेश यादव ने अपने साथ जोड़ा था और 2022 में एक बड़ा कुनबा तैयार किया था। और अब उस कुनबे में एक तरीके के टूट है, जैसे ओम प्रकाश राजभर वापस आ गए बीजेपी की तरफ, दारा सिंह चौहान आ गए, तो उनका वो कुनबा टूटा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिरादरियों की टूट या जातियों में एक तरीके से कोई एक मोह भंग जो कि वापस सत्ता की तरफ आना चाहता है, नेता आना चाहते हैं। इसे लेकर के मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कोई ना कोई उनका एक प्लान होगा जिसके लिए उन्होंने दोबारा से पीडीए शब्द को इस्तेमाल किया है। और आपको एक बात और बता दें कि कल अखिलेश यादव ने अपने सभी प्रवक्ताओं की मीटिंग बुलाई है। लखनऊ में जितने उनके प्रवक्ता हैं, जितने उनके पैनलिस्ट हैं और जो इन्फ्लुएंसर हैं, सबकी उन्होंने मीटिंग बुलाई है। और अचानक जब आज मीटिंग बुलाई गई थी तो हमें अंदाजा नहीं लगा कि आखिर इसके पीछे का एजेंडा क्या हो सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने अगर पीडीए का ट्वीट किया, मैंने हालांकि ट्वीट देखा नहीं, आप बता रहे हैं सही होगा, तो अगर उन्होंने पीडीए ट्वीट किया है तो इसका मान लीजिए कि कल इस मीटिंग में पीडीए को लेकर के जरूर टिप्स दिए जाएंगे कि अब आप इंडिया लिखो ना लिखो, कितना लिखो, ये तो अलग बात है, लेकिन जो उनका अपना फॉर्मूला है पीडीए का, इसको आगे बढ़ाने का है। तो क्या पीडीए
आने वाले वक्त में एक और बोन ऑफ कंटेंशन बनेगा इस महागठबंधन में, इस INDIA का जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, उसमें इस पर तो अलग से चर्चा होगी। लेकिन ये बड़ी बात जरूर हो गई है कि अखिलेश यादव ने दोबारा से PDA शब्द को इस पॉलिटिकल डोमेन में वो वापस लेकर के आए हैं और इसके मायने और निहितार्थ निकालने होंगे। निश्चित तौर पर OBC वोट बैंक या OBC नेता बीजेपी के निशाने पर हैं और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उससे परेशान होंगे और निश्चित तौर पर वो चाह रहे हैं कि अपने कुनबे को एकदम से सॉलिड, मजबूत रखा जाए और इसके लिए चाहे जो करना हो वो करे। तो मैं जो कह रहा था कि इंद्रजीत सरोज ने डिनायल दिया है कि मैं 200% समाजवादी हूं, लेकिन क्या कोई बीजेपी से बात नहीं हुई? क्या बीजेपी ने उनसे संपर्क नहीं किया? क्या उनका मन नहीं डोला? ये सब ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में चर्चा में रहेंगे। अमीश जी, एक छोटा जवाब हेमंत जी आपसे चाहूंगा कि बीजेपी वर्सेस अखिलेश यादव के इस खेल में मायावती कहां खड़ी हैं? दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये संदेश जाए वोटर के बीच में कि बीजेपी को अगर कोई खतरा है, अगर कोई चिंता है तो वो अखिलेश यादव से ही है, तो भैया जो तोड़फोड़ करनी है उनके घर में कीजिए। और एक ये भी संदेश जा सकता है कि अखिलेश यादव से तो अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, वो क्या बीजेपी से लड़ेंगे, क्या इंडिया गठबंधन बनाएंगे, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए तो मायावती बेहतर विकल्प है। तो आपको क्या लगता है कि मायावती कहां खड़ी हैं अखिलेश वर्सेस बीजेपी के इस लड़ाई में? देखिए, मायावती मुझे लगता है कि किन कर्तव्य विमूढ़ है इस वक्त। किन कारणों से वो स्वयं जानती हैं, स्वयं जान भी सकती हैं, उस पर आप कोई अन्वेषण नहीं कर सकते। लेकिन उनकी जो भूमिका निकट अतीत में देखी गई है या पिछले चुनाव में देखी गई है, उसको देखने के बाद फिर यही कहा जा सकता है कि वो खुद अपने मन की मालकिन है, क्या सोचते हैं। फिलहाल जो सामने दिखता है वो यही दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मायावती विगत कुछ वर्षों में एक सेफ हाउस की तरह साबित हुई और अब उनका, चूंकि देखिए वो INDIA यानी इंडिया का हिस्सा बनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रही है। उनकी दिलचस्पी को देखते हुए ही मुझे लगता है कि जो एक्सरसाइज हुई उससे वो दूर रही या उनको बुलाया नहीं गया, जो भी परिस्थितियां हो, और वो वहां जाने वाली भी नहीं है। उनका मिजाज अलग किस्म का है। उसके बावजूद मायावती की इतनी चिंता तो जरूर है। उत्तर प्रदेश भले उनका एक MLA हो, लेकिन उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि देश की पार्लियामेंट में उनके अच्छे खासे ठीक ठाक संख्या में उनके सदस्यों, और यही वजह है कि उन्होंने सारी कस्में तोड़ करके 2019 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था, जो एकदम अप्रत्याशित था, असंभव जिसको कहा जाता था उत्तर प्रदेश की राजनीति। अभी भी वो कुछ इस तरह की चीज देख रही होगी, इसमें कोई शक नहीं। अब यहाँ दो दिक्कतें हैं। कांग्रेस ने इनिशिएट किया है INDIA यानी इंडिया को, जिसके तहत 26 पार्टियां हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्ष एक तरीके से अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी भी है। और मायावती का जो कैलकुलेशन अभी चल रहा है वो 2-3 चीजें उसमें चिंताजनक है। चिंताजनक उनके दिमाग में चिंता की एक बड़ी बात आ रही है कि कुछ फीसद वोट तो भारतीय जनता पार्टी, उनका जो मुकम्मल वोट बैंक है, उसको काट चुकी है। और अगर किसी सूरत में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ गया, आगे करके चुनाव लड़ा गया, शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो फिर उनके लिए बड़ी मुसीबत बनेगी। और उसकी बचत के लिए उनके पास एक ऑप्शन खाली बचता है। इस भावी परिस्थितियों का जो निर्माण होने की संभावना है, उसको काटने के लिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो कांग्रेस के, कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों की अंदरूनी इच्छा है कि किसी तरीके से कांग्रेस और मायावती का अलायंस हो जाए। अब वो मुश्किल इसलिए लगता है कि कांग्रेस इंडिया को आगे बढ़ा के चल रही है। इंडिया का सबसे बड़े हाथ पैर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है। तो ऐसी सूरत में मैंने इसीलिए कहा कि अभी किन कर्तव्य विमूढ़ है, वो क्या करें सोच नहीं पा रही हैं। न उनकी पार्टी के खास लोगों तक इस बात का इल्हाम नहीं है कि उनकी पार्टी आगे क्या किस रास्ते पे जाने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि मायावती वक्त की तलाश में है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी परिस्थिति बने, क्योंकि इतना जान लीजिए कि असेंबली इलेक्शन की तरह मायावती पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अकेले नहीं जाएंगी। वोट फीसद बहुत नीचे आ गया है। उनको खुद पता है कि जो मुकम्मल वोट बैंक होता था वो टूट गया है, वो भारतीय जनता पार्टी को काफी खिसक गया है।
ऐसी सूरत में उनको किसी न किसी अलायंस की कोई जरूरत, क्योंकि इतने वर्षों की राजनीति, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, 4-4 बार सरकार चलाई, एकदम उसको शून्य में नहीं डालना चाहेंगी, क्योंकि उनका अकेले लड़ने का अर्थ वही वैसे ही होगा जैसे आपने आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में देखा होगा, गुड्डू जमाली का चुनाव। तो सबसे विचित्र और सबसे शोचनीय स्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से अपोजिशन में, अब मायावती की है, और वो इसी रह भी नहीं गई है। मेरे ख्याल में बहुत प्रतिशत इतना गिर गया है कि अब उनको सोचना पड़ेगा कि किसको साथ ले, कुछ सीटें जीत लें, कुछ सीटें जीत लें, और बाकी जो परिस्थितियां, जो चीजें हैं, दबाव, ईडी, इनकम टैक्स, सेंट्रल एजेंसी, ये सब तो अलग है, जिसको गाये बगाए लोग चर्चा करते रहते हैं। तो एक तरीके से क्षमा सहित बड़ी दयनीय स्थिति में है, शोचनीय स्थिति में है, और फाइनली एक शब्द वही कहूंगा, किंग करते हुए मूड है। चूंकि अभी तक भाजपा के अप्रत्यक्ष रूप से बगलगीर होने की बातें करीब करीब साबित हो गई हैं उनकी। ऐसी सूरत में कौन उनके साथ आएगा, ये सोचने वाली बात। बिल्कुल। ब्रजेश जी, मैं आपसे भी एक छोटा जवाब, हेमंत जी ने जो बात कही कि पहली बात यह कि वो लोकसभा चुनाव में अकेले नहीं जाएंगी, और दूसरी बात यह कि वो जिस हालत में है, जिस स्थिति में है, मायावती के साथ आना कौन चाहेगा? आपको क्या लगता है, मायावती कहाँ खड़ी हुई हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? और अगर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं बनता है तो फिर मायावती के लिए क्या परिस्थितियां हैं? मायावती सामने बड़ी दिक्कतें हैं कि वो किसके साथ जाएं। अखिलेश किसी कीमत पर उस गठबंधन में नहीं जाएंगे जहां मायावती हुई। कारण क्या, पिछले जो अनुभव रहे हैं काफी वो रहे हैं, और अभी कुछ लोग कांग्रेस के जो पीडीए शब्द आया है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो जो है उत्तर प्रदेश में वो अपने ढंग से राजनीति करना चाहते हैं। अखिलेश वो जानते हैं कि सब मेरे कारण इंडिया जो है वो उनके कारण इंडिया यहाँ लड़ पाएगा, तो वो ज्यादा किसी को इसमें देना कुछ नहीं चाहते हैं। वो स्वयं चुनाव लड़ना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों में, शायद 2, 4, 5 इधर हो जाए तो हो जाए, बाकी किसी को कुछ देना नहीं चाहते। और दूसरी बात और है, इसीलिए वो पीडीए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, मायावती का अपना वोट 12-14% वोट है, लेकिन उससे वो जीत नहीं होती है। अब देखिए क्या होता है कि क्या नहीं होता है। आगे जो है मायावती इस बात का प्रयास करेंगी कि किसी तरह मजबूत प्रत्याशियों को छांटा जाए, जिन्हें टिकट बहुत ज्यादा, उनकी संख्या कमी आ गई है। मजबूत प्रत्याशी कहां से लाएंगी, और मजबूत प्रत्याशी ही नहीं, उनके टिकट देने का एक अलग फार्मूला रहा है अब तक। अब नए फार्मूला में क्या करेंगी? लेकिन एक चीज देखने को मिली है इस बार, जो निकाय चुनाव हुए उसमें ये देखा गया है कि कुछ मुस्लिम वोट उनके साथ गया था, और जो, जैसे मैं सहारनपुर की बात करूंगा, तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद स्वयं दलित नेता हैं, पूरी ताकत लगा दिया, लेकिन वोट, दलित वोट मायावती के साथ चला गया वहां पर। तो उन्हें मालूम है कि ये वोट जो है शायद उनकी ताकत का कारण अभी भी है, और हो सकता है किसी बड़े राजनीतिक दल से उनका तालमेल हो जाए, फिर वो चुनाव मैदान में उतरे। जी बिल्कुल। तो जैसे कि पिछले चर्चा है कि पल्लवी पटेल, इंद्रजीत सरोज, पूजा पाल जैसे सपा के विधायक जो है वो बीजेपी में जा सकते हैं, उसे लेकर भले ही अभी कोई पुष्टि ना हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली ज़रूर है। और जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है पार्टियों के अंदर और टूट फूट मची हुई है, उससे साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले हमें कई और बड़े चौंकाने वाले बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, YouTube पर हमने आपसे एक सवाल पूछा था। ये सवाल सीधा सीधा यही था कि क्या पल्लवी पटेल छोड़ देंगी समाजवादी पार्टी का साथ? तो हमारा ये कार्यक्रम देखने वाले 70% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 30% लोग ये मानते हैं कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगी। यानी ज़्यादा तादाद में दर्शकों का भी और हमारे पैनलिस्ट का भी ये मानना था कि पल्लवी पटेल के लिए परिस्थितियां उतनी आसान नहीं बनती हैं कि वो सीधे सीधे बीजेपी में चली जाएं। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, हेमंत तिवारी, ब्रजेश शुक्ला, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।